हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद एकेडमी। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि कैसे हम अपना शेड्यूल बनाएं क्योंकि हमारे पेपर आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। तो सबसे पहले मैंने MUHS के लिए भी वीडियो बनाई थी। ये वाली वीडियो मग्गू वाले बच्चों के लिए है, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी। देखो प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ पे अभी जो पैटर्न चेंज हो गया है 21 बैच से, तो क्या होता है 40 मार्क्स के LAQ, 40 मार्क्स के SAQ और 20 मार्क्स के MCQ आते हैं। तो आपको ज़्यादा फोकस कहाँ पर करना है, आप मुझे बताओ, SAQ और LAQ पर। MCQ आपका हो जाएगा, ठीक है, इसे छोड़ दो। कभी भी MCQ के पीछे मत भागना, हमेशा SAQ LAQ पर फोकस पहले करना, क्योंकि ये वाले 80 मार्क्स हैं। 80% मार्क्स तो कवर करो, उसके बाद 20% कवर करना, ठीक है। 20 मार्क्स के लिए आपको पूरा साल पढ़ना पड़ता है क्योंकि डीपली आते हैं, बल्कि डीपली भी नहीं, 15 MCQ आपके सीधे सीधे आते हैं। 5 MCQ आड़े तिरछे आ सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, बस सही आपके 10+ होने चाहिए, ठीक है। 40 मार्क्स SAQ के हैं, तो सबसे पहले SAQ और LAQ वाले टॉपिक्स पर ध्यान देना। और उसमें क्या ध्यान देना है कि SAQ जब आप लिखो तो पॉइंट वाइज देखना कि किस तरह से आप पॉइंट्स बना सकते हो, की कॉन्सेप्ट उसका क्या है, स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जो आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन SAQ में आ रहा है, आपको उसे किस तरह से लिखना है। बहुत सारे बच्चे ये बात जानते ही नहीं है कि आंसर को कितना और कैसे लिखना है। ये वाली बात मैंने आपको अपने रिज़ल्ट वाली वीडियो में बताई थी, जिसमें मैंने आपको अपना रिज़ल्ट दिखाया था। वहाँ पर वो मैंने आपको बताया था कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, पॉइंट वाइज हेडिंग लगानी चाहिए, डायग्राम्स एंड टेबल्स, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। 40 मार्क्स LAQ के लिए आपको प्रॉपर आंसर फ्रेमवर्क पता होना चाहिए कि आपके कितने पेज आपको भरने हैं, क्योंकि हमें B कॉपी नहीं मिलती है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। आपको उसी कॉपी पे सब कुछ लिखना होता है कि आपको सब कुछ आता है। तो ये भी एक टास्क है जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, पेपर को देखना है कि आपको कितने पेपर भरना है, कैसे लिखना है आंसर, ठीक है, कितना कंटेंट आपको उस बारे में पता है और उसे लिखना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी। और उनका एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़रूरी है। देखो, लॉन्ग का आंसर उसे लेंदी बनाने के लिए और अच्छे से उसे एक्सप्लेन करने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप एग्जाम्पल पर फोकस करो। शॉर्ट का तो नाम ही शॉर्ट है, तो उसमें टेबल, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम से काम हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग का नाम ही लॉन्ग है, तो उसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो भी अच्छे एग्जाम्पल के साथ। तो ये ज़रूर करिएगा। उसे डिवाइड करना, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। कंक्लूजन हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, बट पता होना चाहिए कि यहाँ पे आंसर आपका ख़त्म हो गया, कि आपने अपनी बात पूरी कह दी है। फिर अभी आपके 15 या 20 डेज़ यूनिवर्सिटी के हिसाब से जैसे भी बचे हैं आपके, तो सितंबर में पेपर है ना, या फिर अगस्त के लास्ट वीक में, तो ज़्यादा दिन बिल्कुल नहीं है, सबके पास 15-20 दिन ही है। तो सबसे पहले क्या करो, 1 से 7 दिन में जितना सिलेबस आपको करना है, सिलेक्टिव रीडिंग कर लो कि ये चीज़ अभी मेरी बाकी है, उसे कर लो। बाकी नहीं है फिर तो अच्छा ही है, रिवाइज ही करते जाओ। तो जो बाकी है उसे करो, लेकिन अब वो नहीं करना कि बिल्कुल डीपली हर चीज़ पढ़ रहे हैं। वो टॉपिक्स पढ़ो जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। मेथड क्या करो, सबसे पहले आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ो, ठीक है। सबसे पहले PYQ, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर स्पेसिफिक टॉपिक, इतना ही करना है, सब कुछ नहीं करना है। लास्ट टाइम पे प्रोसेस क्या करना है कि वाइल स्टडिंग क्लासीफाई ईच। अब कहाँ से MCQ बनेगा, कहाँ से SAQ बनेगा, कहाँ से LAQ बनेगा, ये सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ कि यहाँ से MCQ बनेगा, यहाँ से SAQ बनेगा और यहाँ से LAQ बनेगा। मेरी वीडियो का फॉर्मेट ही ये होता है कि आपको पता चल जाए कि ये टॉपिक किस हिसाब से आपको तैयार करना है। तो आपको अब तक ये पता हो जाना चाहिए कि MCQ कहाँ से आएगा, SAQ कहाँ से आएगा, LAQ कहाँ से आएगा। नहीं, अगर आपको पता है तो मेरा जो एनालिसिस वाला मैं डाल रही हूँ कि हर
सब्जेक्ट का, जैसे मैंने अभी अगत तंत्र का, स्वस्थ रथ का और रस शास्त्र का डाला है, वहाँ बताया कि कहाँ से SAQ और LAQ आता है। फिर क्या करेंगे, नोट्स बेस्ड रिवीजन। अब उसे रिवाइज करना है, पढ़ लिया है अच्छी बात है, अब उसे रिवाइज भी करना ज़रूरी है। रिवाइज नहीं करोगे सब मिक्स हो जाएगा। अपने नोट्स हो अच्छी बात है, मेरे से पढ़ रहे हो और अच्छी बात है, किसी और के से पढ़ रहे हो तो भी अच्छी बात है, तो लेकिन हाईलाइट करो कि पढ़ना क्या है। डेली राइटिंग प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत लिखा है, मैं लिखा करती थी, मेरे तो बिना कलम चले मुझे याद नहीं होता, तो पेन चलना इज़ मस्ट। आपका पेन भी चलना चाहिए, जब भी तो लिखने की आदत होगी। एग्ज़ाम में आपसे एग्जामिनर आके नहीं सुनेगा कि आप मुझे ये सुना, वो लिखवाएगा। आपको लिखने में पता होना चाहिए कौन सा पॉइंट कब लिखना है। तो ये होता है ना कि मुझे पता है तो मैं क्यों लिखूं, ऐसा मत करना। अब क्या करना है, नो न्यू टॉपिक्स। कोई न्यू टॉपिक बाद में नहीं करना है, जब आगे के दिनों में जब आपके एग्ज़ाम बिल्कुल करीब हो, बस रिवाइज करना है, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, नया टॉपिक कब पढ़ना है मैं बता देती हूँ कि जब आपका एग्ज़ाम होता है उसमें अगर आपकी 2-3 दिन की छुट्टी है, 1 दिन की छुट्टी है, फिर तो वो छुट्टी मानी भी नहीं जाती, क्योंकि पूरा रिवाइज करने में वो चला जाता है, उसमें नया पढ़ने का तो टाइम नहीं होता। लेकिन 2 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी है, तो मैं फिर कहती हूँ, मैंने जैसे किया मैं वही कहती हूँ, है ना। तो मैं क्या करती थी कि जो मेरा सबसे पहले मैं वो किया करती थी, जो मेरा पढ़ा हुआ है वो कर लो पहले, उसके बाद टाइम मिलता है तो वो टॉपिक्स भी देख लो जो हमने नहीं पढ़े हैं पूरे साल, जो कि बहुत कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनसे MCQ तो बन सकता है ना। तो वो सारी चीज़ें बाद में देखना अगर आपके पास टाइम है तो। जैसे औषध कल्प 2 के, औषध कल्प 1 के मैंने बहुत सारे नहीं पढ़े थे फॉर्मुलेशंस, उसके बाद मैंने एग्ज़ाम से 1 दिन पहले सारे देखे थे, क्योंकि रस शास्त्र में ठीक ठाक जो है 2 दिन की छुट्टी थी, एग्जैक्ट अभी मुझे याद भी नहीं है, बट मैंने देख लिए थे कि अगर आ जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैं छोड़ के ही आ जाऊंगी। फिर हम बात करते हैं पार्ट 3 की अपनी वीडियो की, जिसमें LAQ आंसर का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। ये LAQ का ही नहीं बल्कि SAQ के लिए भी है कि हेडिंग यूज़ करो, अंडरलाइन कीवर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले डालो डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, आपकी हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, उसकी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, और उसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट्स और टेबल आपको बनानी पड़ेगी। हेडिंग यूज़ करनी है, अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, अंडरलाइन उसे कर देना। पैराग्राफ बिल्कुल मत लिखना, एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा। बुलेट पॉइंट्स यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ एग्ज़ाम में करते हो ना तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हाँ वाकई ये कॉपी है। लियो मार्जिन एंड स्पेसिंग, ये तो हम करते हैं, इसे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो यू आर ब्लेस्ड। इस करो, जो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी के देखें, जो MUHS वाले हैं वो अपनी के, जो बाकी और यूनिवर्सिटीज हैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के देख लो। अगर उन्हें देखने के बाद भी आपको लग रहा है और मुझे क्वेश्चंस की वैरायटी चाहिए, फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी में क्रॉस चेक कर लो, है ना। जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी तो मकबू है, मैं MUHS के भी देख लेती हूँ, और जो इधर केरला वाले हैं, इधर हरियाणा वाले, इनके भी मैं देख लेती हूँ कि पता चल जाता है कि कैसे कैसे पेपर आ सकता है हमारा। तो ये भी देखना ज़रूरी है, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी के पहले देखना, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का एक अलग पैटर्न है, वो उसी पे मोस्टली चलते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उन्हें ज़रूर करना है। बाकी जो कम आ रहे हैं ठीक है, उन्हें भी देखना, लेकिन ऐसा है ना कि जो एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल आता है। इसका मैं एग्जांपल देकर आपको बताती हूँ कि आहार विधि विशेष आयतन है, जैसे आहार विधि विधान है, ये आना ही आना है। ये टॉपिक ऐसा है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, आना ही आना है, तो ये करना ही करना है। PYQ में आपको हर PYQ में मिलेगा, तो ये चीज़ करनी है। टाइम कम है मुझे पता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके चैप्टर्स बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो करे हैं उन्हें अच्छे से करो, टाइम मिलेगा तो उन्हें भी कर लेना। ऐसा नहीं है कि
आज ही सारा सिलेबस करना है, अभी जितना भी टाइम है कर लो, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ट्रस्ट रखो, ठीक है, बिल्कुल भी हिम्मत मत हारो।